नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और उसके ऊपर हमने देखा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने समझा था ये रेखाएं क्यों होती हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है रेखाओं से, और फिर हमने इनके गुण समझे थे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण समझ करके हमने समझा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए कैसे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीज़ें में विद्युत क्षेत्र रेखाएं काम कैसे करती हैं, वो कैसे वहाँ पर बनाया जाता है विद्युत क्षेत्र। चलिए आज हम समझेंगे एक नई हेडिंग विद्युत फ्लक्स। वैसे ये हेडिंग एक अलग ही पार्ट के रूप में होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर बस केवल एक हेडिंग के रूप में दी है। वैसे इसका पूरा एक पार्ट बनना चाहिए और जिसको हम एक पार्ट के रूप में डिस्कस भी करेंगे। विद्युत फ्लक्स, जिस तरह आपने पहले विद्युत आवेश पढ़ा, फिर उसके बाद आपने विद्युत बल के आवेश पढ़ा, तो आवेश से ही विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। आपने ये समझा विद्युत बल को एक अलग रूप में मतलब क्या कहते हैं आपके सामने रखा गया, तो वो क्या बना, वो बना विद्युत क्षेत्र। फिर इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होने लगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके द्वारा अब हमने मतलब पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इसकी थ्योरी को देखा समझा, फिर हमने इसकी थ्योरी को देखा, फिर इसकी थ्योरी को देखा। इसकी थ्योरी जब देखा तो कूलॉम का नियम आ गया। इसकी थ्योरी को देखा तो काफ़ी सारे चित्र और डायग्राम और तरह तरह के और सूत्र आ गए। और फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आई तो भाई क्या हुआ कि तरह ये सब एरोज़ आने लगे और इन एरोज़ की मदद से हमने काफ़ी कुछ समझा। मगर अब इनसे भी बढ़कर एक और नई हेडिंग आती है इन्हीं के आगे की प्रोसेस में। मतलब ये एक जर्नी चल रही है, एक यात्रा चल रही है। उस यात्रा में ये लगातार ऐसे कुछ क्रम बढ़ता चला जा रहा है और आपको नई नई चीज़ें मिलती चली जा रही। तो आज ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे और समझेंगे विद्युत फ्लक्स। जिस तरह हमने पुरानी हेडिंग्स को क्लियर किया है, आज इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, समझते हैं इस बात को। हमने अभी तक क्या समझा था कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र होते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं कि एक मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कि किसी आवेश के क्या कहते हैं उसका प्रभाव होता है, विद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये तीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इन चित्रों पर अभी आप थोड़ा फोकस ना करिए, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं से ही मतलब क्या कहते हैं सीधे इसका कनेक्शन है विद्युत फ्लक्स का। देखिए कैसे वास्तव में विद्युत फ्लक्स वास्तव में आपको ये कल की थ्योरी में भी बताया गया था कि जैसे कोई आवेश रखा हो, वैसे यहाँ पर बिंदु आवेश ले लिया जाए, ठीक रहेगा। जैसे कोई छोटा सा बिंदु आवेश रखा हो जिसका कि आवेश की मात्रा कुछ क्यों ले ली जाए, और उस बिंदु आवेश मान लीजिए वो धनात्मक है, तो आपको मालूम है कि धनात्मक होने पर विद्युत बल रेखाएँ या विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ऐसे को निकलेंगी। और अगर ये विलगित है, मैंने आपको कल समझाया था कि विलगित शब्द का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में से आइसोलेटेड कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब पूरी दुनिया से अलग, सभी लोगों से अलग, किसी से कोई मतलब नहीं। तो इस बिंदु आवेश को किसी से कोई मतलब नहीं, इसलिए इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे कुछ निकलेंगी। और जब ये निकलेंगी तो ऐसे 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 निकलती चली जाएंगी और ये अनंत की ओर जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये जाती हैं और दूर तक जाती हैं। मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतनी ही रेखाएं होती हैं, इनके बीच में रेखाएं नहीं होती हैं। वास्तव में इनके बीच में भी रेखाएं होती हैं, काफ़ी होती हैं। ये कुछ ऐसे होती हैं जैसे कि यहाँ पे बिंदु आवेश है, तो यहाँ ऐसे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं। ये कुछ वैसे ही होती है जैसे आप लोगों ने ये आपके पास चांदा होगा, उस चांदा में बहुत सारे रेखाएं ऐसे होती हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग गौर करें तो बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं, जबकि यहाँ पर कम होती हैं। मगर उनके बीच में भी रेखाएं खींची जा सकती हैं, मगर वो खींची नहीं जाती हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर समझ में आए इसके लिए। तो उसी तरह फिजिक्स में भी ये थोड़ा सा क्लियर समझ में आए, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के ये रेखाएं, इसके लिए कम रेखाएं खींची जाती हैं। मगर खींचने को इनके बीच में हज़ारों लाखों करोड़ों रेखाएं खींची जा सकती हैं। मगर हाँ, हम चाहे रेखाएं कितनी भी खींच दें, एक बात तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 और रेखाएं बीच में डाल दी जाएँ, तो आप बस केवल फिजिक्स नहीं, आप केवल अपना कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा सघन हैं,
और यहाँ पर क्या है, खुली हुई हैं या दूर दूर हैं या बिखराव है इनमें, या कह सकते हो विरल हैं। विरल हैं, विरल माने बिखरी हुई, सघन माने यहाँ पर कि ज़्यादा अधिक मात्रा में, घन माने ऐसे भी होता है इकट्ठा होना। तो यहाँ पे सघन है, यहाँ पे विरल हैं। ये जो यहाँ पर कल एक लेक्चर में हम लोगों ने ये भी समझा था कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं, कल के ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ में, गुणों में ये समझा था हमने कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संख्या में ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी ज़्यादा होती है। मतलब कि जैसे कि अब इसको आप क्या कहते हैं इस आवेश के अगर रूप में समझेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, मगर आप चूँकि वास्तविक दुनिया में एक चीज़ को देखते हैं जिसका नाम है चुंबक। अगर हम इसे चुंबक के रूप में पढ़ें तो चुंबक के रूप में बहुत आसानी समझ में आएगा। मान लीजिए कोई चुंबक है, उसका ये दक्षिणी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव, तो उसमें जिस तरह इसमें क्या कहते हैं आवेश से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं, उसी तरह चुंबकीय बल रेखाएँ इन चुंबकों के ध्रुवों से भी निकलती हैं। तो चुंबकीय ध्रुवों से ऐसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे विद्युत नहीं चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जब निकलती हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस बार ये ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए क्या है, कम है, मतलब संख्या में कम है। तो आप एक बात महसूस करेंगे कि ये जो हमने हल्का सा छल्ला सा बना दिया है, ये छल्ला इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के काफ़ी पास है, एकदम पास है। ये हल्का सा दूर है, और अगर इससे और दूर लिया जाए तो यहाँ पर तो मतलब इनको अगर बढ़ाया जाएगा, वैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। अगर इनको बढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये वाली क्षेत्र रेखा इसमें से गुजरे, या कम ही, मतलब इसमें से बहुत ही कम गुजरेंगी, ये काफ़ी दूर है। तो और आप एक प्रैक्टिकल चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि चुंबक के जितना पास आप रहेंगे या किसी वस्तु को चुंबक के जितना पास रखेंगे, वो वस्तु पर चुंबक उतना ही ज़्यादा बल लगाएगा। अब ये बल खींचने का यानी कि आकर्षण वाला बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है, जैसी भाई कंडीशन बनेगी। इससे क्या मालूम पड़ा, और हाँ, इसी जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा चुंबक और लाया गया और इस चुंबक के पास रखा गया, अगर बहुत ही पास रखा गया है तो ये चुंबक उस छोटे चुंबक पर जितना मतलब बहुत ज़्यादा बल लगाएगा, मगर अगर उस चुंबक को यहाँ से खसका के और थोड़ा दूर ले गए तो उस पर कम बल लगेगा, या कह सकते हो कि और दूर ले गए तो और कम बल लगेगा। यहाँ पर पता क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर इसी चीज़ को ये कहा जा सकता है कि इस बिंदु पर विद्युत नहीं, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है और यहाँ पे और कम है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत यहाँ पे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता कम हो रही है। देखिए, दूरी बढ़ने के साथ साथ वैसे उसके फॉर्म पे अगर समझे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आवेश जैसी कोई चीज़ हो, अब यहाँ पे चुंबक ना लिया जाए, केवल आवेश जैसी चीज़ ली जाए, तो आवेश से निकलने वाली क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होगी। ये कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से, माने जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी ज़्यादा होगी। और ये प्रबलता जहाँ पर ज़्यादा होगी, ये इसका प्रतीक क्या होता है, ई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जब ई ज़्यादा होगा तो भाई एफ बराबर ई क्यू, एक सूत्र होता है। अब अगर ई ज़्यादा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि एफ भी ज़्यादा होगा। ये रहा। और हाँ, यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, तो इसका लिए कोई मतलब इस तरह का कोई सूत्र है क्या? तो आप लोग थोड़ा ध्यान करिए कि एक सूत्र ये बन के आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, 1/r²। माने जितना आर, ये दूरी जितना बढ़ाओगे, पहले चुंबक यहाँ रखा गया था तो दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर थी, फिर जब और बढ़ाया गया तो यहाँ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी हो गई। अब समझिए, अगर दूरी पहले 1 सेंटीमीटर थी और बाद में 10 सेंटीमीटर कर दी गई तो पता है कितना प्रभाव पड़ेगा? तब प्रभाव आपको लगता होगा 10 गुने का पड़ेगा। 10 गुने का नहीं पड़ेगा, 100 गुना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
ई है मान लीजिए, तो पता है क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई भागे 10 हो जाएगा, उसे 10 नहीं 100 हो जाएगा। माने अगर आपने केवल 10 दूरी को 10 गुना कर दिया तो अपने मतलब इस चुंबक नहीं, यहाँ पे विद्युत आवेश से कोई यहाँ पे छोटा सा परीक्षण आवेश रखा गया है, उस परीक्षण आवेश की अगर विद्युत आवेश से दूरी 1 सेंटीमीटर है और इस जगह पर विद्युत क्षेत्र इतना है, ई है बस केवल, तो केवल दूरी को 10 गुना कर देने पर, अब यहाँ पर ऐसे 1 सेंटीमीटर है, अब ये दूरी कर दी गई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, पहले 1 थी अब यहाँ पे 10 कर दी गई, माने 9 सेंटीमीटर दूरी और बढ़ा दी गई है। तो अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो 100 गुना घट जाएगा। अगर 100 की जगह, अब मान लीजिए अगर दूरी 100 सेंटीमीटर कर दी जाए, माने 1 मीटर जितनी कर दी जाए, तो पता है क्या होगा, 100 का स्क्वायर माने 10,000, माने ई जो विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र जो होगा वो अब दूरी को 100 गुना करने पर विद्युत क्षेत्र 10,000 गुना क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर ये घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये आप समझते होंगे कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये डिटेल से आप मैथ्स में समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को एक अलग ही थ्योरी से समझाने के लिए विद्युत फ्लक्स नाम की एक और नई थ्योरी लाई गई। देखिए समझिए कि यहाँ पर आपने ये समझा कि जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर उसका ये सब क्या कहते हैं, आकर्षण और ये प्रतिकर्षण से बल ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि ई ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या डायरेक्टली रिलेशन रखती है किससे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता से या प्रबलता से, और उसका डायरेक्टली रिलेशन है लगने वाले बल से। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है इसका रिलेशन है इससे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं से, तो इसीलिए सब खिचड़ी बतानी पड़ रही है बार बार। तो इसको हटा देता हूँ कि बस केवल थोड़ा सा क्लियर करने के लिए था। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये विद्युत फ्लक्स रेखाओं की विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से पृष्ठ मतलब कोई क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल आप कैसे ले सकते हैं, वो क्षेत्रफल आप जैसे मान लीजिए यही एक पृष्ठ है, ये कागज़ का पृष्ठ है, अब ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे तिरछा, अब ऐसे तिरछा होगा तो उसको बोर्ड में इस तरह बना दिया गया, तो इस तरह का पृष्ठ लिया, कागज़ लिया, मतलब ऐसे पृष्ठ निकला और इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके मतलब इसमें से आर पार हो रही हैं। अब आप देखिएगा, आपको लगता होगा कि क्या कहते हैं, अब जैसे कि एक कल गुण बताया गया था, कल विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण बताया गया था कि जितने चालक होते हैं उनके पृष्ठ से माने उनके ऊपरी परत से, जैसे ये ऊपरी परत है तो इस ऊपरी परत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, वो भी अभिलंबवत, और फिर अगर किसी दूसरे पृष्ठ में विद्युत रेखाओं को जाना होता है तो उस पृष्ठ पर अभिलंबवत ही जा करके समाप्त हो जाती हैं। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, किसमें, केवल ये चालकों के लिए था, अचालकों के लिए तो नहीं था। अब ये पृष्ठ अचालक भी हो सकता है तो इसके आर पार विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा सकती हैं। तो कल का गुण और आज की इस नई चीज़ को मतलब इसके बीच में कोई कन्फ्यूज़न न रहे इसलिए बता दिया गया। अब देखिए कि विद्युत फ्लक्स की, फिर से आते हैं विद्युत फ्लक्स पर, कि विद्युत फ्लक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है कि जैसे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरी तो यहाँ पर एक पैमाना लिया गया, एक पैमाना लिया गया कि उस पृष्ठ के क्या कहते हैं, ये उस पृष्ठ के एकांक मतलब आप समझते हैं, एकांक का मतलब होता है कि एक अंक, एक धन अंक बराबर एकांक। तो एकांक मतलब हुआ एक अंक ले लिया जाए, मतलब कि जैसे कि अगर उसका क्षेत्रफल लेना है तो वो उसका क्षेत्रफल एकांक लेने का मतलब हुआ कि चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, चाहे 1 मीटर स्क्वायर ले लो, इस तरह मतलब उसका जो क्षेत्रफल या कोई भी चीज़ ली जाएगी, मात्रा कितना भी लिया जाए, मगर जो राशि होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो 1 लेनी पड़ेगी, तो हो जाएगा एकांक। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स ऐसा होता है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली किसी मतलब क्या कहते हैं, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर किसी मतलब जैसे कि कोई यहाँ पर पृष्ठ है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल
पर जितना विद्युत बल विद्युत क्षेत्र होता है वही उसका विद्युत फ्लक्स होता है। तो इसका एक सूत्र बनता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई बराबर इसको ये, चूँकि देखिए विद्युत फ्लक्स आपको 3 तरह के विद्युत फ्लक्स मिल जाएंगे, तो इनमें से ये जो इलेक्ट्रिक का है तो इसलिए यहाँ पे ई लगा दीजिएगा। तो फाई ई बराबर इंटीग्रल करना पड़ता है, चलिए जी छोड़िए, ई इंटू ए वेक्टर ई। बस अभी के लिए आप केवल इतना समझिए कि इसकी जो डिटेल नॉलेज है वो आपको एक अलग ही चैप्टर में मैं अलग से दूंगा। ये अभी बस केवल एक छोटी सी हेडिंग है, इसलिए इसको छोटे में क्लियर कर लेते हैं। तो ई वेक्टर जो कि विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंट करता है, मतलब को रिप्रेजेंट करता है, और ए वेक्टर, अब यहाँ पर क्षेत्रफल तो एक अदिश राशि है, आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, माने क्षेत्रफल कोई दिशा नहीं होती है, मगर यहाँ पे जानबूझकर एक अच्छे से इसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए क्षेत्रफल को भी एक सदिश राशि के रूप में लिया गया है। क्षेत्रफल को सदिश राशि में रूप में लेने के लिए किया क्या गया है कि जैसे ये क्षेत्रफल है, ये इसका कुछ क्षेत्रफल होगा इस पृष्ठ का, तो इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचा गया, अभिलंब। अब ये जो अभिलंब होगा वास्तव में इस पृष्ठ पर मतलब सभी जगह से 90 अंश का कोण बनाएगा, चाहे वो यहाँ से ले लीजिए, चाहे वो यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से लीजिए, सब जगह से वो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो वो जो ये अभिलंब जो है ना, अभिलंब जिस दिशा को इंगित करे, चाहे वो ऊपर को, चाहे वो ऐसे, चाहे वो ऐसे, देखिए जैसे जैसे हम इस क्या कहते हैं पृष्ठ को घुमा रहे हैं वैसे वैसे ये अभिलंब की दिशा भी घूम रही है, बार बार बदल रही है। तो यहाँ पर ए वेक्टर की दिशा का मतलब होता है कि इस अभिलंब की दिशा, तो इस अभिलंब की दिशा से ए वेक्टर हुआ, और इस अभिलंब के परिमाण को इस क्या कहते हैं इस देखिए वेक्टर में, वेक्टर राशियों में 2 चीज़ें होती हैं, एक परिमाण और क्या कहते हैं दूसरा उसका दिशा। तो दिशा जो होती है उसको इस अभिलंब ने संभाल लिया, मगर जिसका परिमाण होगा उसका परिमाण इसके क्षेत्रफल से निकाला जाएगा। इस कागज़ का जितना क्षेत्रफल होगा वो यहाँ रख दिया गया, और वेक्टर के लिए मतलब इसके अभिलंब को ध्यान में ले लिया गया, और ये तो खुद ही परिमाण और दिशा को रखने वाली राशि है। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसकी एक परिभाषा ये बनती है कि विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से किसी पृष्ठ के, अब देखिए इसकी परिभाषा 2 बन सकती हैं। कारण क्या है, एक तो उसका एक सूत्र होता है, इसकी एक सूत्र से परिभाषा बनती है, और एक इसकी पहचान इससे होती है, इसकी भी पहचान होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं से होती है। हाँ, संख्याओं से। तो इसकी संख्याओं से परिभाषा ऐसे बनती है कि किसी पृष्ठ के किसी बिंदु पर अभिलंबवत बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर अभी समझेंगे अच्छे से। अभिलंबवत उस पृष्ठ के किसी बिंदु से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, उस मतलब उतने पृष्ठ का कुल क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कैसे देखिए समझते हैं, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि कागज़ है। अब अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा होता है आपको मालूम है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको निरूपण ऐसे करते हैं, ये आपस में बराबर दूरी पर होती हैं और समान लंबाई की होती हैं, माने कि लंबाइयाँ समान होती हैं। समान लंबाइयाँ के होने से विद्युत क्षेत्र बराबर का होता है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होने पाता है, इसका ये फ़ायदा रहता है। तो जैसे कि ये कागज़ है, इस कागज़ में नीचे से ऊपर की तरफ मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारी बल रेखाएँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ ऊपर की जा रही हैं। तो ये कागज़ केवल ऐसे रखा गया, इस कागज़ को ऐसे रखा गया। तो आप इस थोड़ा सा हल्का सा मतलब इस चीज़ की कल्पना कीजिए कि नीचे से जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऊपर आएंगी तो इसको मतलब इसके आर पार होंगी, ऐसी एक नहीं कई रेखाएं होंगी। तो इसके पूरे क्षेत्रफल में से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी वही उसकी विद्युत फ्लक्स होंगी, वही उसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होता है, माने। और हाँ अब देखिए ये जो क्या कहते हैं बंद पृष्ठ है। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा, इस पृष्ठ का बंद होना जरूरी है। आप कहेंगे बंद होना क्यों जरूरी है, देखिए समझते हैं। जैसे कहा जाए त्रिभुज, तो आपको मालूम है त्रिभुज आप बनाते हैं तो हमेशा ऐसे बनाते हैं, कभी ऐसा थोड़े होता है कि आप ऐसे करके त्रिभुज बना दिए, ये भी त्रिभुज हो गया। नहीं, ये त्रिभुज नहीं हो गया, ये बस केवल त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि आपस में आसपास रखी हैं, मगर अभी भी यह त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब इस भुजा को उठा करके इन दोनों भुजाओं के ऐसे संपर्क में लाया जाए, और फिर इस वाली को भी थोड़ा सा हल्का सा झुका दिया जाए तो यह कुछ ऐसे आ जाए, और बाद में इन बाकियों को हटा दिया जाए, तो ये कुछ त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बंद है, ये सब जगह से, ये कहीं से खुला नहीं है। ये देखिए ये खुला था। तो यहाँ पर होता क्या है कि किसी
ये काम जो है ना कि इसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरें, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गुजरें, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरेंगी वो हमेशा एक बंद पृष्ठ से, तो बंद पृष्ठ से गुजरना चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा या पहचान ये होगी कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के किसी बिंदु से बिंदु से नहीं क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर वाली ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनकी टोटल संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा लिख दिया जाए, चलिए। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध मतलब क्या हुआ, से जुड़ा हुआ, से लगा हुआ, माने किसी बंद पृष्ठ से जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स वास्तव में उस पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाली माने आर पार हो जाने वाली, गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उस पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से, यहाँ पे संपूर्ण क्यों लिया गया, अभी आप इस परिभाषा में समझेंगे एकांक क्षेत्रफल, और इस परिभाषा में आप देख रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका अंतर क्या है कि हम अभी के लिए इस संपूर्ण क्षेत्रफल में से गुजरने वाले टोटल वैद्युत वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या लेंगे। क्यों? ताकि हम इस पूरे क्या कहते हैं क्षेत्रफल का क्या कहते हैं इस पूरे क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। निकालने के लिए देखिए, अगर हम चाहें तो इसका केवल एकांक क्षेत्रफल भी ले सकते हैं, मगर अगर हम मान लीजिए इतने क्षेत्रफल का हमने लिया, देखिए कागज़ अगर आपको दिख रहा हो, अगर हमने इतना क्षेत्रफल लिया और मान लीजिए ये एकांक क्षेत्रफल है, किसी भी तरीके से किसी मात्रक में एकांक क्षेत्रफल है, तो इस एकांक क्षेत्रफल में से अगर 10 मान लीजिए 10 ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ गुजर रही हैं, तो वो 10 क्षेत्र रेखाएँ फिर केवल इस छोटे से पृष्ठ के क्या कहते हैं इस छोटे से पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को निरूपित करेंगी। अगर इस बड़े से पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र को लेना है, वैद्युत फ्लक्स को लेना है, तो हमें इस पूरे बड़े से क्षेत्रफल में से, इसलिए कहा गया कि संपूर्ण क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को लेना है, और इसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो एक तो परिभाषा ये बन गई। दूसरा क्या होता है, ये आपने जान लिया कि ये इससे निरूपित करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर करिएगा जैसे कोई परिभाषा लिखाई जाती है। यहाँ पर इसका जो सूत्र बताया था कि ये जो होता है फाई, ये जो क्या कहते हैं, ये ई वेक्टर के क्या होता है, ई वेक्टर डॉट यहाँ पर गुणे का प्रतीक है यहाँ पर, और उस बिंदु के मतलब उस बिंदु नहीं सॉरी उस छोटे से क्षेत्र, अगर हम मान लीजिए अब एकांक क्षेत्र मतलब पूरा क्षेत्रफल ना लें, बल्कि इतने से क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल चुंबकीय रेखाओं को लें। अब इतने क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं को लेंगे तो क्या होगा, केवल मान लीजिए यहाँ पे 2 ही गुजर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो अगल बगल से निकल जा रही हैं, मगर 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपके समझने के लिए बस केवल, वैसे होती कई रेखाएं हैं, यहाँ से 2 ही क्षेत्र रेखाएं ऐसे पार हो गई, तो केवल इतने छोटे क्षेत्रफल को लिया गया। अब ये क्षेत्रफल अगर मान लीजिए डेल्टा ए है, डेल्टा ए माने छोटा सा ए है, और इसका जो अभिलंब है वो अभिलंब हमने खींचा, अभिलंब आप समझते हैं कि ये कुछ ऐसे होगा अभी के लिए। अगर ये कागज़ को मतलब ये इसको इसी को मेन पृष्ठ मान लिया जाए तो अभिलंब कुछ ऐसे होगा। तो इस अभिलंब को निरूपित करने के लिए यहाँ पर n कैप से गुणा कर दिया, तो अब ये टोटल क्या बन जाएगा, एक सदिश राशि। तो ये सदिश राशि अब बन गया। तो अब टोटल ये जो होता है ये इसका एक संपूर्ण सूत्र बनता है। आपको ये अभी भी डिटेल में ना समझ में आ रहा तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इसको समझाना अभी कठिन होगा। कारण क्या है कि इसमें हमने अभी तक इसको नहीं समझा है, और इसके डिटेल डिस्कस के लिए हम ये चैप्टर क्लोज होते ही दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो होगा विद्युत फ्लक्स। तो इसीलिए आप इस पर अगर ज़्यादा दिमाग ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। यहाँ पर जो ए वेक्टर होता है वो बताया गया कि बार बार
कि ये जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र से पर खींचा गया अभिलंब। अब इस क्षेत्र, ये क्षेत्र वहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों किताब में जो मतलब क्या कहते हैं चित्र दिया गया है, उस चित्र में ये जो कागज़ दिया गया है, ये कह सकते हैं जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का अभिलंब इसके समांतर है। देखिए कैसे, जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, और तो इसका अभिलंब कहाँ होगा, ऐसे कुछ। अब यहाँ पर जो अभिलंब है ये वाला, और जो ये क्षेत्र, जैसे कि देखिए अभिलंब ये होगा, अभिलंब यही होगा। अभिलंब आप चाहे उठा के यहाँ रख लिए, यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं। और जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी तो ऐसे गुजरेंगी। अगर आप इस कागज़ को हटा दें तो आप पाएंगे कि दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर इस वाले क्या कहते हैं चित्र में ई वेक्टर की जो दिशा है वही दिशा इसकी भी है। तो यहाँ पे ई वेक्टर की दिशा और ये दोनों दिशाओं के बराबर होने की वजह से यहाँ पर होता क्या है कि जो हम इसको हल करेंगे तो cos 0 अंश आएगा, और cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो ई का और ए का आपस में गुणा करा दीजिए, जितनी वैल्यू आए वही वैल्यू निकल के आएगी आपकी फाई ई की। तो इस तरह से फाई ई निकाल लिया जाता है, समझे। मतलब कोण को देखिए, किसके कोण को, ई वेक्टर के कोण और ए वेक्टर के कोण के आपस में देखिए, और दोनों के कोण में जो एंगल बन रहा है, ई वेक्टर का कोण, ई वेक्टर की दिशा तो आपको मालूम ही है कि उस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचिए, और क्या कहते हैं इस ई को ये तो पहले से ही होगा। इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, जो एंगल हो उसमें कॉस लगाइए, क्योंकि यहाँ पे डॉट गुणन होता है। अभी आपने वेक्टर भी नहीं पढ़ा है तो आपको वेक्टर के बिना ये नहीं मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे डॉट लगा है तो कहाँ पे कॉस लगेगा, कहाँ साइन लगेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर डॉट है तो यहाँ कॉस लगेगा। तो इस तरह से इतना करके भी हल हो जाता है जब थीटा बराबर 0 अंश हो, यह वाली कंडीशन में। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। पहले चित्र को आपने देख लिया, इसी तरह एक दूसरा चित्र है, थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है कि कह रहा है, देखिए ये जो चित्र था, सॉरी गलती हो गई, इसको अभी मिटाना नहीं चाहिए था। ये जो चित्र था इसमें क्या था कि दोनों ही वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की जो दिशा थी दोनों की जो दिशा थी बराबर थी। कैसे थी वो, ऐसे थी कि जैसे ये कागज़ पृष्ठ है और यहाँ पर इसका ये अभिलंब है, और जो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो ऐसे 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 जा रही हैं अंदर, इसके पार से निकल के ऐसे हो जा रही हैं। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा मतलब समझ लीजिए ऐसे करके ऐसे पार हो गई या इसके नीचे से पार हो गई, और यहाँ पर हुआ क्या, ये अभिलंब है, और अगर हमने इस कागज़ को हटा दिया तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस तरह से समांतर हुई थी। और यहाँ पर इस चित्र को इससे रिलेट करके समझिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जिनकी दिशा इस तरफ है, और ये क्षेत्रफल है, मगर इसका केवल मतलब इसको इस वाले का इसको ऐसे लिया गया है, माने इसको कागज़ को तिरछाया नहीं गया, एकदम ऐसे ले लिया गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या, एकदम ऐसे लेने पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरी, इनकी दिशा इधर है और अभिलंब की दिशा इधर है। तो अगर आप अभिलंब इस कागज़ पर खींचे जो कि ऐसे होगा तो इसकी दिशा ये हुई, और इसके और इस रेखा के बीच में अब आप बताइए कि एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बन रहा है, जी इतना नहीं बन रहा है, ये बस केवल इतना बन रहा है 0 अंश का। तो यहाँ पर जब भी दो समांतर रेखा होती हैं इनके बीच में इतने एंगल का कोण बन रहा है, और ये दोनों समांतर रेखाएँ हैं, और cos 0 की वैल्यू लगा करके हमने फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर में रखा, और ई की वैल्यू जो हो भाई इस जगह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो उसको ए से गुणा कर दीजिए, उसके क्षेत्रफल से जो आए वही उसकी ये होता है। तो यहाँ तो ऐसे हो गया था, मगर अब एक दूसरा सवाल आता है कि क्या हो अगर ये विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ऐसे हो, मगर एक कागज़ को ऐसे न रखा जाए, ऐसे तिरछा दिया जाए तो क्या होगा। तो जब तिरछा दिया जाएगा ना, तो देखिए भले ही आपने इस कागज़ को तिरछा दिया है, मगर जैसे देखिए था तो ये अभिलंब इस रेखाओं के समांतर था, मगर जैसे ही हमने घुमा दिया तो इस अभिलंब और इन रेखाओं के बीच में कोई कोण बनने लगा। ये देखिए, ये कुछ समझ में आ रहा होगा अब कुछ कि ये अभिलंब इन रेखाओं से जो सीधी जा रही हैं इधर, ऐसे कुछ एंगल बन रहा है। तो यही एंगल को आपको इस बार लेना है कि ये ए वेक्टर की दिशा, सॉरी कैप बन गया, ए वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा के बीच में जो एंगल बन रहा है,
आप इसी एंगल को लीजिए और फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लीजिए। इसमें ई वेक्टर की वैल्यू रखिए और डी ए की वैल्यू रखिए और थीटा की जगह आप ऐसे कॉस थीटा कर दीजिए। एंगल आप नाप ही सकते हैं, एंगल आप नाप के कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। इस कागज़ का क्षेत्रफल निकालिए पूरा, वो रखा। यहाँ पे डी नहीं डेल्टा ले लीजिए क्योंकि कागज़ बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है। और यहाँ पे ई की वैल्यू वो सवाल में दी जाएंगी कई बार। तो इस तरह से आप अगर सवालों में पूछे जाएंगे तो फाई की वैल्यू पूछी जाएगी सवालों में, तो इस तरह से आप सवाल हल कर पाएंगे। आपने आज की थ्योरी में सवाल में मतलब आज की थ्योरी से आपको केवल ये फ़ायदा हुआ है कि आपने ये निकालना सीख लिया, मगर ये क्या होता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल एक नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगी आपको। कितना हुआ? हाँ, तो चलिए अब एक छोटी सी और एक नई हेडिंग देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव भी एक नई बवाल आ गया, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है। देखिए होता क्या है कि जब तक केवल एक बिंदु आवेश था और एक बिंदु आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही थी, और निकलेंगे क्योंकि ये विलगित निकाय है, केवल अकेला खुद ही है। मगर जब कोई दूसरा और आवेश ले लिया जाए, यहाँ पर एक और दूसरा आवेश ले लिया जाए, वो भी पहले से विलगित था, मगर अब इन दोनों को पास पास रख दिया जाए, अब इन दोनों को एक मतलब पास पास रख दिया जाए, तो अब ये दोनों विलगित नहीं रह जाएंगे क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे से कुछ परस्पर संबंध रखते हैं। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए बस केवल कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फॉलो हो जाए तो ये फिर हो जाता है क्या वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के लिए कंडीशन ये है कि दो समान परिमाण के मगर विपरीत चार्जेस के, विपरीत विजातीय आवेशों को आप कह सकते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं पता है ना, कि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। तो विजातीय समान परिमाण के माने जितना आवेश इसका हो उतना ही आवेश इसका भी हो परिमाण में, तो इन दोनों के आवेश परिमाण में बराबर हैं, मगर ये विजातीय आवेश हैं और इन दोनों को अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस निकाय को, निकाय माने सिस्टम को, सिस्टम माने इस व्यवस्था को, ये जो मतलब कार्यक्रम बन पाया या इनके आपस में मतलब पास पास रखने से, पास पास रखने के लिए हमने इतने पास रख दिया। देखिए आवेश छोटा या बड़ा दिखा देने से ये नहीं होता कि उसका क्यों छोटा या कम या ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब दोनों एक बराबर होने चाहिए। क्या बराबर होने चाहिए, क्यों बराबर होने चाहिए, उसका आकार से मतलब नहीं होता है। तो विजातीय आवेश, समान परिमाण के विजातीय आवेश को अगर अत्यंत अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो ऐसे निकाय सिस्टम को या व्यवस्था को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव इसे कहते हैं। अब देखिएगा जिस तरह आपने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र एक चीज़ होती है, मगर इसके लिए कोई सूत्र या कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि जो कुछ होता है वो आगे आप समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है। वैसे आपने ये पढ़ा नहीं अभी, मगर आपको बताना चाहूँगा अभी से कि प्रकृति में होती ये चीज़ है, मगर इस प्रयोग इसका किया जाता है और इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्षेत्र की रेखाएँ होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएँ होती हैं। अब देखिए फिजिक्स को काफ़ी डिटेल में समझाने के लिए ये सब नई नई चीज़ें पाली जाती हैं, नहीं तो केवल तो दुनिया में केवल होती ये चीज़ है। क्या चीज़, ये होती केवल ये है, मगर आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी रखी गई, वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं रेखाओं के अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी रखी गई। मतलब इसकी तीव्रता रखनी पड़ी, इसको गणितीय रूप में वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई वेक्टर नाम की एक भौतिक राशि का प्रयोग किया गया। समझिए बात को। और यहाँ पर इसी तरह वैद्युत द्विध्रुव नाम की एक चीज़ होती है जो कि ये सिस्टम होता है, मगर इसके भी परिमाण को या इसको गणितीय रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए एक भौतिक राशि ली जाती है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। ये एक ऐसी राशि होती है, क्या, सदिश राशि। इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र बाद में समझिएगा। इसको कहते हैं क्या, पहले समझिए कि वैद्युत, इसलिए कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आघूर्ण शब्द आपको कई बार फिजिक्स में मिलेगा। इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक
डाइपोल, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट मेन बात संवेग के लिए है यहाँ पर, या मतलब ये मोमेंट का मतलब हुआ यहाँ पर आघूर्ण। तो इसका जो सूत्र बनता है, हाँ इसका अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सूत्र जो बनेगा वो इसकी परिभाषा से बन जाएगा कि वो किसे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों के मध्य की दूरी। अब देखिए, चूंकि इन दोनों में से किसी भी आवेश को लिया जा सकता है, कारण इन दोनों का जो आवेश का परिमाण है दोनों को बराबर है, क्यों है इसका भी, क्यों है इसका भी, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए 2L है। चलिए 2L छोड़िए, केवल R मान लीजिए, सॉरी छोड़िए सब कुछ, तो Q इंटू R, बस यही इसका सूत्र होता है। जहाँ पर Q क्या है, एक अदिश राशि, R यहाँ पर एक सदिश राशि है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सदिश, ये R सदिश है तो अदिश और सदिश का गुणा टोटल एक सदिश राशि बनाती है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि। और हाँ समझिएगा कि इसकी दिशा कहाँ से कहाँ को होती है। हमेशा ही आप माइनस चार्ज को इधर रखिएगा, इसमें उल्टा रख दिया गया कोई बात नहीं, और प्लस चार्ज को इधर रखिएगा ऐसे। और इसकी दिशा जो होती है हमेशा ही माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये 3-4 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे कल की थ्योरीज में और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पेचीदी हो गई होगी, समझ में कम आई होगी, क्योंकि ये बीच में चैप्टर आ गया, बीच में एक हेडिंग आ गई विद्युत फ्लक्स। वैसे ही विद्युत फ्लक्स एक अलग चैप्टर होना चाहिए इसका, और अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी इसे, क्योंकि अकेले एक हेडिंग को बीच में लाकर समझने से समझ में आती नहीं है। तो अगर आपको ये कम समझ में आया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज की ये वाली हेडिंग आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम कल प्रयोग करेंगे दूसरी चीज़ों में। आपने इसे ध्यान से समझा, इसके लिए धन्यवाद।